हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक रॉय। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं फ्रांस के बारे में। पिछले कुछ सालों से या फिर हम अगर 2015 से लेकर 2022 तक का आंकड़ा उठा के देखें तो हमें यह लगेगा कि फ्रांस हैज बिकम द एपिसेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। पिछले कई सालों से फ्रांस की धरती पर लगातार इस्लामिक टेररिज्म का साया पड़ता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा पूरे यूरोप में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे रेडिकलाइजेशन का दौर चल रहा है। अटैक आफ्टर अटैक हो रहे हैं। आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाई फ्रांस हैज बिकम द एपिसेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म और फ्रांस में बैक टू बैक इतने अटैक लगातार क्यों हो रहे हैं। इसके बारे में हम चलेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। एक बात और भी समझने की जरूरत है, ज्योग्राफी। क्या ज्योग्राफी किसी कंट्री को मजबूत या कमजोर बनाती है? क्या ज्योग्राफी किसी कंट्री को डेवलप और अंडर डेवलप बनाती है? क्या किसी कंट्री की ज्योग्राफी उस कंट्री के हिस्ट्री को शेप करती है? इस बारे में भी हम समझेंगे आज के पूरे टॉपिक के बाद। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई फ्रांस। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये सारे इंसिडेंसेस जो हैं वो फ्रांस से रिलेटेड हैं। फ्रॉम 2015 टिल डेट अगर देखा जाए तो इन अटैक की इंटेंसिटी और इन अटैक को करने के तरीके बदले हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट से आज ये जो थ्रेट है वो बहुत आगे जा चुके हैं और इनका प्रारूप बदला, इनकी इंटेंसिटी बदली है। एक बार जरा हम देखते हैं। When fear is a weapon, how terror attacks influence mental health। ये आपके इन्हीं सारे एरियाज को दिखाता है। पुलिस नेशनले फ्रांस का है ये। नाउ कॉन्टेक्स्ट है, इन फ्रांस एंड अक्रॉस यूरोप terrorism is now one of the main concern of citizen and policy makers who have previously focused on more traditional security threats। आज के पहले तक अगर देखा जाए, पिछले कुछ सालों में, कुछ साल पहले तक, यानी आज के लगभग 5 से 7 साल पहले तक, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस और वहां के जितने भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, दे यूज्ड टू थिंक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। लेकिन पिछले कुछ सालों में सिक्योरिटी थ्रेट्स का तरीका बदला है। रेडिकलाइजेशन का दौर बहुत बड़े लेवल पे चला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन ऑफ द आवर। आज के क्वेश्चन, जो मेन थीम क्वेश्चन है हमारा, the question that needs to be asked is why has France become such a prominent target for homegrown Islamic terrorism? Islamic terrorism का ये एपिसेंटर क्यों बन गया है फ्रांस? Why only France? Why not Germany? Why not any other country in Europe? फ्रांस ही क्यों, इसके बारे में हम समझेंगे और सिलसिलेवार तरीके से डिस्कशन करेंगे। फ्रांस इज अ केस स्टडी इन इटसेल्फ। फ्रांस अपने आप में केस स्टडी है और यहां बहुत से फैक्टर हैं जो फ्रांस को इसका सेंटर बनाते हैं, सच एज मिक्स ऑफ टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल। उसके अलावा कंट्री का रिलेशन विद द मुस्लिम एंड द मुस्लिम वर्ल्ड बहुत पुराना है। बहुत से फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन है, रिलीजन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। और फ्रांस का मुस्लिम वर्ल्ड और मुस्लिम रिलीजन से आज का रिश्ता नहीं है, ये कई साल पुराना है और फ्रांस ने लगातार मुस्लिम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में इंटरवीन किया है। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की भी कहानी उठा के देखें, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस कि फ्रांस हैज कम एट द रडार ऑफ दीज अटैक्स। एक बार देखते हैं। Now, Islamists often claim that France is a legitimate target due to its long history of intervention in Muslim world, particularly the Middle East and North Africa। यहां पे अगर देखा जाए तो इस्लामिस्ट लोगों को लगता है, जो फैक्शंस हैं उन्हें ऐसा लगता है कि फ्रांस ने लगातार बहुत दिनों से बहुत बार मुस्लिम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में इंटरवीन किया है। एज अ रिजल्ट दे मस्ट पे द प्राइस ऑफ दीज इंटरवेंशन। लेकिन इसको समझने के पहले हम मीना रीजन के बारे में बात करते हैं, जो कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका को दिखाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मीना। मीना रीजन क्या है? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अगर देखा जाए तो ये रीजन जो है, ये ज्योग्राफिकल रीजन है। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल शॉर्ट अब्रिविएशन। मेना इज नॉट अ पॉलिटिकल अब्रिविएशन। मेना एक ज्योग्राफिकल अब्रिविएशन है जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन को बताता है। अगर देखा जाए तो ये वो कंट्रीज हैं जहां एक तरफ मेडिटेरेनियन के एक तरफ जहां फ्रांस बैठा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो है उसी के बगल में आपको लाइन से ये कंट्रीज आपको दिखाई देंगी। चलिए मेना रीजन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कारणों को समझते हैं और उसके बाद से मेना रीजन में लेके चलेंगे। एक बार देखिए, ये हुआ आपका वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, ईरान, यमन एंड ओमान। इन सारे रीजन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेना रीजन बोलते हैं, which stands for Middle East
एंड नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। और ये क्या है, ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ज्योग्राफिकल रीजन है। अगर इन रीजन को आप ध्यान से देखें तो यहां पे हमेशा इंस्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी, चाहे वो आप मुअम्मर गद्दाफी की बात करें, सीरियन इंटरवेंशन की बात करें, ईरान की बात करें, इराक की बात करें, इजिप्ट की बात करें, अल्जीरिया की बात करें, मोरक्को की बात करें। और इन सारी कंट्रीज के पॉलिटिक्स में हमेशा से फ्रांस का इंटरवेंशन रहा है और इसीलिए ये मीना रीजन है। ये पूरी की पूरी टेरिटरी को हम मीना रीजन के नाम से जानते हैं। हैव अ लुक एट इट। ये पूरी की पूरी पूरा एरिया इस नाम से जाना जाता है। अब आते हैं मुद्दे पे। नाउ कारणों का पता करते हैं। व्हाट आर दोज फैक्टर्स जिसके चलते फ्रांस जो है एक सेंटर बन गया है। पहली चीज है फॉरेन पॉलिसी। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरवेंशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड बाय फ्रांस एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते फ्रांस को में बहुत से ऐसे अटैक आपको देखने को मिलेंगे। नाउ इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, Islamists often claim that France is a legitimate target। क्यों legitimate target है? क्योंकि फ्रांस की हमेशा से हिस्ट्री रही है मुस्लिम वर्ल्ड में लगातार इंटरवीन करने की, स्पेशली मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, जिसको हम मीना रीजन के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने अभी आपको यहां पे दिखाया। आगे चलते हैं। मीना एक एक्रोनिम है जो एक ज्योग्राफिकल एरिया को दिखाता है एंड इट्स नॉट अ पॉलिटिकल टर्म। ये कोई पॉलिटिकल टर्म नहीं है, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है जो उन रीजन्स को दिखाता है जो मेनली फोकस्ड है, जहां पे हमेशा फ्रांस ने इंटरवीन किया है। नाउ फ्रॉम द लेट 18 टू अर्ली 20th सेंचुरी की अगर बात बोले तो फ्रांस का ब्रिटेन के साथ लड़ाई होता है, वॉर होता है, और फ्रांस लूजेस इजिप्ट ओवर इजिप्ट एंड लूजेस इट। अपार्ट फ्रॉम दैट अल्जीरिया का कॉलोनाइजेशन होता है और मिलिट्री कैंपेन होता है, और उसके बाद से ट्यूनीशिया, ठीक है, अ ब्लडी मिलिट्री कैंपेन एंड ट्यूनीशिया डिस्पाइट इटालियन प्रोटेस्ट एंड पार्टीशन मोरक्को टुगेदर विद स्पेन। अगर आप ध्यान से देखें तो हमेशा से फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई होती है। फ्रांस लॉस्ट अ वॉर विद ब्रिटेन ओवर इजिप्ट, कॉलोनाइज्ड अल्जीरिया, और उसके बाद से एक ब्लडी कैंपेन होता है, ठीक है। एंड ट्यूनीशिया डिस्पाइट इटालियन प्रोटेस्ट, इटली में प्रोटेस्ट होते रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कॉलोनाइजेशन होता है अल्जीरिया का और ट्यूनीशिया का, और उसके बाद से मोरक्को का पार्टीशन होता है विद स्पेन। इन सारी चीजों ने वहां के पूरे पॉलिटिकल स्फीयर को इंस्टेबल कर दिया होता है, और डिस्पाइट प्रोटेस्ट ये सारा कुछ किया जाता है फ्रांस के द्वारा। एक तरफ जहां देखेंगे कि फ्रांस लूजेस इजिप्ट, लेकिन उसके बाद से अल्जीरिया को कॉलोनाइज करता है, ट्यूनीशिया को कॉलोनाइज करता है, मोरक्को का पार्टीशन होता है टुगेदर विद स्पेन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द जर्मनी, और इन सब के चलते जो है फ्रांस हमेशा नजर में आता है। आगे देखते हैं, ये देखिए इजिप्ट की हिस्ट्री। इजिप्ट, देन अगेन ब्रिटिश विंस, फ्रेंच लूजेस एट इजिप्ट। इजिप्ट में जो है लॉस होता है फ्रांस का और ब्रिटिश विनर होता है। आगे चलते हैं, ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया का कॉलोनाइजेशन होता है बाय फ्रांस। अल्जीरियाज कॉलोनाइजेशन टेक प्लेस बाय फ्रांस एंड बहुत सा ब्लडी बैटल, ब्लडी कैंपेन होता है, बहुत सी लॉसेस होते हैं, लॉस ऑफ लाइव्स एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज। Now again, Morocco was partitioned। मोरक्को का ये पूरा का पूरा एरिया देखेंगे, इट वॉज कैप्चर्ड बाय फ्रेंच, और उसको फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नाउ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात करते हैं। फ्रांस गेन्ड अ फर्दर फुटहोल्ड इन मिडिल ईस्ट, ऑब्टेनिंग अ लीग ऑफ नेशन मैंडेट। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से फ्रांस को एक लीगल मैंडेट मिलता है। ये लीगल मैंडेट कौन देता है? अरब लीग। अरब लीग क्या मैंडेट देता है? अरब लीग मैंडेट देता है ऑब्टेनिंग लीग ऑफ नेशन मैंडेट टू गवर्न व्हाट इज नाउ सीरिया एंड लेबनान को गवर्न करने का मैंडेट आता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से। वर्ल्ड वॉर 1 की अगर बात बोले तो ऐसा नहीं हुआ। इट वॉज बिलीव्ड, आपको लगता होगा किसी वॉर के बाद जो है राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, बट अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की बात सुनेंगे तो आपको हमेशा ये समझ में आएगा दैट हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स नॉट द लूजर्स, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से फ्रेंच गॉट अ मैंडेट बाय लीग ऑफ नेशन और सीरिया और लेबनान को रूल करना शुरू किया। French intervention in the continued as the decolonization process ensued during the Cold War। सो फ्रेंच का जो इंटरवेंशन है आप देखेंगे, आपको अल्जीरिया में आपको कॉलोनाइजेशन देखने को मिलेगा, मोरक्को का पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा आप देखेंगे सीरिया और लेबनान में बिल्कुल आयरन हैंड के साथ कंट्रोल होता है। देन अगेन फ्रेंच इंटरवेंशन कंटिन्यूड होता रहता है इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से। नाउ लुक एट द सीरिया एंड लेबनान अंडर द फ्रेंच मैंडेट
कल्चरल इंपीरियलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ द एम्पायर, ये बहुत ही फेमस बुक है। और यहाँ पे एक बार जरा मैपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये सीरिया है और लेबनान है, और आज ये टेरिटरी आपको याद होगी, दिस इज पैलेस्टीन। आज ये इजराइल पैलेस्टीन का पूरा एरिया है, जॉर्डन, सीरिया। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से लीग ऑफ नेशंस ने मैंडेट दिया, किसको? फ्रांस गॉट द मैंडेट टू रूल सीरिया एंड लेबनान। उसके बाद से वाइल फ्रांस वाज अगेंस्ट 2003 में इराक में अटैक होते हैं, इराक का इन्वेजन होता है, फ्रांस इसके अगेंस्ट में होता है। बट इंटरफेरेंस इन द मिडिल वर्ल्ड आल्सो कंटिन्यूड आफ्टर द कोल्ड वॉर व्हेन परसीव्ड नेशनल इंटरेस्ट वर एट स्टेक। अगर देखा जाए तो इराक वॉर के लिए, इराक इन्वेजन के लिए France was not agreed. France was not ready to intervene to initiate this invasion. लेकिन इसके बावजूद भी इस केस को छोड़ दें, इराक इन्वेजन को छोड़ दिया जाए, तो फ्रांस continued its intervention in Muslim world, और जिसके चलते लगातार इस बात को परसीव किया जाने लगा मुस्लिम वर्ल्ड में दैट फ्रांस इज अ कंट्री जो कि मुस्लिम वर्ल्ड और मुस्लिम रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और ये फ्रांस की जो भी एक्टिविटीज हैं, इंटरवेंशन है, वो असॉल्ट है, अटैक है ऑन मुस्लिम रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन। 2011 में फ्रेंच प्रेसिडेंट और निकोलस सार्कोजी और फॉरेन मिनिस्टर एलन जॉब वर टू ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ नाटो मिलिट्री इंटरवेंशन इन लीबिया। मुअम्मर गद्दाफी की सरकार को हटाया जाता है और उसके बाद से पूरी तरीके से लीबिया और मिडिल ईस्ट का मेना रीजन पूरी तरीके से अनस्टेबल होता है और होर्ड्स ऑफ पीपल जो है माइग्रेट करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में। मेनली मिडिल ईस्ट से ट्रांजिशन होता है, मिडिल ईस्ट से होर्ड्स ऑफ रिफ्यूजी जो है वो पार करके यूरोपियन कंट्रीज को जाना शुरू कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी अप्रूवल देते हैं नाटो मिलिट्री इंटरवेंशन इन लीबिया। उस समय मुअम्मर गद्दाफी की सरकार होती है और इस तरीके से पूरा रीजन इंस्टेबिलिटी के दौर से गुजरता है और रिफ्यूजीज जो हैं इस मेना ट्रांजिशन यानी मेना रीजन मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन से माइग्रेट करके यूरोप की तरफ जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि रीजन बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है। एक बार मुअम्मर गद्दाफी को आप जानते ही होंगे। लुक एट दिस एरिया, लीबिया, ये माल्टा, इटली, और बड़े लेवल पे यहां से माइग्रेशन शुरू होता है जो आज भी माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, इलीगल माइग्रेशन यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज इन यूरोप। ये रहा फ्रांस और इस तरीके से पूरे यूरोपियन कंट्रीज में लीबियन इंटरवेंशन के बाद से शुरू होता है। यहाँ पे देखेंगे कुछ मैप्स हैं जहाँ पे वी लव नाटो, थैंक यू नाटो, यू सेव्ड बेंगाजी। उसके बाद से फिर ये नाटो इंटरवेंशन देखते हैं, एक्सटेंट ऑफ लीबियन एयर स्पेस, यहाँ पे अटैक हो रहा है लीबिया पे मुअम्मर गद्दाफी की सरकार को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। ये कुछ इमेजेस मैंने ऐड किए हैं ताकि आपके यहाँ पे मुअम्मर गद्दाफी की डेड बॉडी है जो मॉब लिंचिंग के बाद खत्म हो जाती है। मुअम्मर गद्दाफी इज नो मोर। और यहाँ पे फ्रेंच एयरपेस, फ्रेंच वॉर फाइटर जेट्स बेंगाजी एयरफील्ड में मूव कर रहे हैं। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ मुअम्मर गद्दाफी जिनके मरने के बाद से लीबिया में डेमोक्रेसी बहाल होने की तो दूर की बात है, सुशासन बहाल होने की तो दूर की बात है, इंस्टेबिलिटी का दौर चल रहा होता है। नाउ फ्रांस ऑल्सो इंटरवीन मिलिटरली इन माली एंड इट्स फॉर्मर कॉलोनी इन 2013 in order to counter rebellion initiated by the Islamist militias. So अगर आप मैप को क्लोजली देखेंगे तो why France will impact, फ्रांस को क्या पड़ी है, why France will intervene in every matter. जब तक कि किसी कंट्री का नेशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट नहीं होता, जब तक किसी कंट्री का नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट अंडर थ्रेट नहीं आता, कोई कंट्री, ये हो सकता है ये रियल थ्रेट हो, ये हो सकता है परसीव्ड थ्रेट हो। बट इस्लामिक पहले माली कॉलोनी हुआ करता था लीबिया फ्रांस का, जहां पे इस्लामिक टेररिज्म फिर से, इस्लामिक जिहाद फिर से शुरू होता है और 2013 में फिर से फ्रांस इसमें इंटरवीन करता है। उसके अलावा सीरिया में भी 2015 में एयर स्ट्राइक देखे जाते हैं, सपोर्टेड बाय सीरिया, सपोर्टेड बाय फ्रांस, जिसका कि विरोध किया था रशिया ने। 2015 में अटैक होते हैं, इंटेंसिफाइंग इट्स एफर्ट्स आफ्टर द नवंबर 2015 टेरर अटैक। आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं फ्रेंच इंटरवेंशन इन माली। ये पूरा माली में फ्रेंच इंटरवेंशन हो रहा है, माली फ्रांस वॉर, जो कि फिर से इस रीजन को इनस्टेबल बनाता है और यहाँ पे कई लाख लोग जो हैं अपने घर भूल जाते हैं, मालियन रिफ्यूजी होते हैं और ये रिफ्यूजी इलीगल तरीके से यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं, ये पूरा फ्रेंच एक्टिविटी है। This sustained interference in the Muslim world fueled the notion of the Western world attacking Islam and France being one of the main perpetrators. तो लगातार इंटरवेंशन के बाद पूरे वर्ल्ड को ये लगने लगा और इस मुस्लिम वर्ल्ड को ये लगने लगा कि इस्लाम खतरे में है एंड द रिलीजन इज अंडर अटैक, और ये लाजिमी है।
ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हेन हो सकता है किसी का अपना फ्रांस का जो भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव रहा हो, बट अगेन रिपीटेड इंटरवेंशन बाय वन सिंगल कंट्री, एक कंट्री का बार बार रिपीटेड इंटरवेंशन होने से ये थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से फॉसिलाइज्ड हो गया इन कंट्रीज के अंदर में कि हमारा रिलीजन पे अटैक किया जा रहा है। वी आर नॉट बीइंग अटैक्ड बिकॉज ऑफ द अदर रीजन। हमारे ऊपर अटैक क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद सर्टेन रिलीजन। और उसमें सबसे आगे किसका नाम था? फ्रांस का, जिसके चलते फ्रांस की धरती पे लगातार अटैक हुए। आगे देखते हैं द कंपोजिशन ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन। अभी तक हमने इंटरवेंशन की बात की, अभी तक हमने फ्रांस के मिलिट्री इंटरवेंशन की बात की, जियोपॉलिटिकल इश्यूज की बात की, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात की, नेशनल सिक्योरिटी की बात की। अब हम एक बार जरा टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस को देख लेते हैं कि फ्रांस का पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है। द कॉम्पोजिशन ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इस्लामिक टेररिस्ट अटैक। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? Especially in the era of decolonization, received migrant from the region। अगर देखा जाए तो फ्रांस पूरे यूरोप में, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो फ्रांस में सबसे ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन है विद डोमिनेशन ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, जिन्होंने मीना ट्रांजिशन से मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन से ट्रांजिट किया है और इन कंट्रीज में रहना शुरू किया। क्योंकि जब भी कहीं एक एरिया में इंस्टेबिलिटी होगी तो पुश फैक्टर के थ्रू लोग होर्ड्स में एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को ट्रैवल करेंगे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो डिकोलोनाइजेशन के बाद से माइग्रेंट इस रीजन में बहुत से लेवल पे माइग्रेंट्स आए। बिकॉज ऑफ फ्रेंच लॉज देयर इज नो ऑफिशियल डेटा ऑन द पॉपुलेशन, एथनिसिटी एंड रिलीजन। एथनिसिटी एंड पॉपुलेशन के बेसिस पे फ्रांस के पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ एथनिक कॉम्पोजिशन लिया है। ये हमने डेटा बस एक बेसिक आइडिया ले लिया है, एथनिक कॉम्पोजिशन 2000। अभी तो बहुत कुछ बदला होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्रेंच 76.9 है, अल्जीरियन एंड मोरक्कन है, इटालियन है, पोर्टुगीज है, मोरक्कन है, फ्लेमिंग, अल्जीरियन है, बास्क है, जूविश है एंड अदर। ये अलग अलग कॉम्पोजिशन है और ये 2022 में, बट ऑब्वियसली बहुत चेंज हुआ होगा। इमिग्रेंट पॉपुलेशन एडमिटेड 2002 अगर अभी भी देखें तो नॉर्थ अफ्रीकन पॉपुलेशन को देखें जो मीना ट्रांजिशन है उसमें से 30% पॉपुलेशन इधर है, 30% पॉपुलेशन इस रीजन से आती है। यूरोपियन यूनियन की 20% पॉपुलेशन है, सब सहारन अफ्रीका से 15%। तो ये पॉपुलेशन भी एक लीथल कॉम्बिनेशन बनाता है, किसको वल्नरेबल बनाता है फ्रांस को इस तरीके के टेररिस्ट अटैक के लिए। अब आगे देखते हैं। In terms of religion, an estimated 7 to 9% of population, Muslim population, considerably more than in other large European states such as Germany or the United Kingdom. फ्रांस के लगातार इंटरवेंशन के बाद से जब ये पूरा मीना रीजन इनस्टेबल हो जाता है तो बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन होता है मीना रीजन से यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, उसमें भी फ्रांस में। और फ्रांस में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी और यूके के कंपैरिजन में फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 7 to 9%। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। उसके अलावा इट ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन अकाउंट व्हेन एनालाइजिंग द रेडिकलाइजेशन ऑफ यंग अमंग फ्रेंच मुस्लिम। रेडिकलाइजेशन होता कब है, इसका मतलब क्या है, इसके लिए आप किसी यूथ को कैसे परसुएड करते हैं। बट ऑब्वियसली रेडिकलाइजेशन के लिए सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपका यूथ डिससेटिस्फाइड है। If the youth population of the country is dissatisfied, definitely वो vulnerable होंगे radicalization के लिए। हो सकता है कि रियल ग्रीवेंसेस हो सकता है कि परसीव्ड ग्रीवेंसेस हो। अगर हम फ्रांस के केस में देखें तो ये दोनों का मिक्स हो सकता है, रियल ग्रीवेंसेस भी हो सकते हैं और परसीव्ड ग्रीवेंसेस भी हो सकते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे रेडिकलाइजेशन को फ्यूल कर रहे हैं पूरे फ्रांस टेरिटरी में। अगर देखें द फेल्ड और rather non-existent integration policy of the numerous Muslim migrants is an important explanation of the recently years attack। अगर देखा जाए तो फ्रांस में जो सबसे बड़ी गलती दिखती है नॉन इंटीग्रेशन पॉलिसी। अगर आपकी सोसाइटी में कोई कम्युनिटी है जो अपने आप को आइसोलेटेड फील करती है, उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उनके बारे में नहीं सोचती, गवर्नमेंट उनको डिसरिगार्ड करती है, गवर्नमेंट उनका डिसरिस्पेक्ट करती है, या रिलीजियस वाइज वो रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार हो रहे हैं और वो सेफ नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम बोलेंगे नॉन इंटीग्रेशन पॉलिसी। अगर देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे, जिस लेवल पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रांस में रह रही है, उनको पूरी तरीके से इंटीग्रेट होने का या तो मौका नहीं मिला या गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने उनको डिसइंटीग्रेट कर दिया, जिसके चलते आज भी वो फ्रेंच सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानते अपने आप को। और ये रीजन है फेल्ड और रेदर नॉन एग्जिस्टेंस इंटीग्रेशन पॉलिसी। फ्रेंच सोसाइटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है
non-exist failed or rather non-existence policy of integration of these youngsters youth। यहां पे देखेंगे अभी कुछ दिनों पहले अगर देखा जाए, amid a crackdown on separatism, how do French Muslim feel? Al Jazeera spoke to French Muslim in Paris as the government ramps up efforts to regulate community spaces and groups. फ्रांस में बहुत बड़े लेवल पे हिजाब बैन किया गया पब्लिक प्लेसेस पे। उसके अलावा कम्युनिटी स्पेसेस को लेके भी मुहिम चलाई गई, कम्युनिटी स्पेसेस और ग्रुप्स को रेगुलेट करने की कोशिश की गई। और यहां पे दिया जा रहा है, और ये क्यों किया गया? क्योंकि रेडिकलाइजेशन की एक्टिविटीज बहुत बढ़ रही थी, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बहुत बढ़ रही थी। और ये क्यों है? क्योंकि ऐसा लगता है या तो फेल्ड पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इन यूथ्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं की। नाउ अगर देखा जाए मीना रीजन से माइग्रेशन के बाद से, मीना रीजन माइग्रेशन के बाद से अगर देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बहुत से लोग फ्रांस में आए, और फ्रांस में आके मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा होने के बजाय वो फ्रांस की पेरिफेरी पे बहुत से एरियाज होते थे जिनको आप घेट्टो कह सकते हैं, जिनको स्लम कह सकते हैं, जिनको फ्रेंच में बेनेल्यूज कहते हैं। इन एरियाज में आके उन्होंने रहना शुरू किया। ये वो एरियाज हैं जो अंडर डेवलप्ड है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे आते हैं, बेसिक अमेनिटीज भी अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ स्लम झुग्गी झोपड़ी हैं, ये वो एरियाज हैं जहां पे सबसे ज्यादा आपको क्राइम दिखेंगे, सबसे ज्यादा जुवेनिल डिलिंक्वेंसी दिखेगी। अगर कोई क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं तो पुलिस के रडार पे ये एरिया सबसे पहले आता है। मेना रीजन से ट्रांजिशन के बाद से जो ह्यूज पॉपुलेशन माइग्रेंट्स का पहुंचता है यूरोप में, फ्रांस में पहुंचता है, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनने के बजाय वो पेरिफेरी पे रहना शुरू करता है। और ये वो पेरिफेरी से जिनको हम बेनेल्यूज कहते हैं, ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप हुआ करते थे जो वर्ल्ड वॉर के बाद से खाली पड़े थे, अबैंडन्ड पड़े थे। इस पूरे रीजन को अगर आप देखेंगे तो ये एरियाज सैनिटेशन के मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, मॉडर्न अमेनिटीज के मामले में ये एरियाज बहुत ही पीछे हैं। क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत राइज पे हैं, डिजीज ड्रग पैडलिंग के केसेस बहुत राइज पे हैं, और ये एरियाज हमेशा पुलिस के रडार पे रहते हैं। जुवेनिल डिलिंक्वेंसी का केस बहुत ज्यादा है। नाउ ये पूरे एरियाज को अगर देखेंगे तो फ्रांस, मेन लैंड फ्रांस की अगर बात बोले तो फ्रांस के कंपैरिजन में, बाकी एरियाज के कंपैरिजन में ये एरियाज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड हैं। क्यों नेग्लेक्टेड हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के पास शायद गवर्नमेंट या तो फेल रही है या फिर नॉन इंटीग्रेशन पॉलिसी रही है, जिसके चलते ये एरियाज मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। ये अपने आप में अलग मानते हैं और ये डेन है किसी भी तरीके के सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए। इन टाइम लेफ्ट होम इन अ पॉवर्टी ट्रैप एंड लैगिंग। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरे के पूरे एरिया में अगर देखा जाए तो पॉवर्टी ट्रैप में ये पूरा एरिया ट्रैप है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत नीचे हैं, स्किल्स में बहुत नीचे हैं, और ये एरिया घेट्टो एंड स्लम एरिया है। लेवल्स ऑफ क्राइम एंड जुवेनिल डिलिंक्वेंसी इन पर्टिकुलर आर हायर इन बेनेल्यूज than in urban areas, a fact that has traditionally attracted lot of attention from far right politician। और इस तरीके से यहाँ पे ये बहुत बड़ा एरिया बन जाता है जहाँ पे बहुत इजी है लोगों को रेडिकलाइज करना। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने बहुत बड़े लेवल पे क्रैकडाउन किया, मैसिव लेवल पे, और इसमें बहुत से ऐसे एरियाज थे जहाँ पे बच्चों को पाया गया और उनको they were indicted according to the French law। Inhabitants of Benelux have a long history of rights triggered by exclusion and the lack of opportunities। और यहाँ पे इस एरियाज में देखा गया है कि बहुत बार जब भी फ्रांस में किसी तरीके के दंगे हुए हैं, रॉयट्स हुए हैं, तो यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के यूथ ने बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि एक अंदर से एक डीप रूटेड सेंटिमेंट है दैट दे आर बीइंग टारगेटेड अपने रिलीजन के चलते, दे आर बीइंग टारगेटेड बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी। उनका हक नहीं है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्रेंच इकोनॉमी, और इसके चलते ये एक टिंडर बॉक्स की तरह एरिया है। जब भी केसेस हुए हैं ट्रिगर्ड बाय एक्सक्लूजन एंड द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, द मोस्ट नोटेबल ऑफ विच टुक प्लेस इन 2005 में अटैक जो हुए थे फ्रांस में, उसमें देखा जाए तो इसमें बहुत बड़े लेवल पे रेडिकलाइज्ड यूथ ने पार्टिसिपेट किया था। Now, additionally, mistrust or hatred towards native French people and French institutions are widespread। जब आप किसी एरिया में secluded होंगे, आपको मॉडर्न अमेनिटीज नहीं मिलेंगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, आपके स्किल डेवलपमेंट नहीं होंगे, तो आप अपने आप को आइसोलेटेड फील करेंगे। उसमें भी अगर रिलीजियस एंगल है, और अगर आपको ये लगता है कि आप अपने रिलीजन के चलते टारगेटेड हो रहे हैं, तो ये और भी एक डेडली कॉम्बिनेशन है। इसके बाद अगर एक डिवाइसिव एजेंडा है कि आपको रेडिकलाइज किया जाए, दंगे भड़काए जाए, तो आप एक पोटेंट वेपन है, आप बहुत एक लीथल कॉम्बिनेशन है किसी भी सेपरेटिस्ट लीडर के लिए, और ये पूरा एरिया इसके पुलिस के रडार पे हमेशा रहता है।
नाउ अगर इस एरिया को देखा जाए तो दीज एरियाज आर नॉट सो डेवलप्ड, अभी भी ऐसा लगता है कि ये मेन लैंड फ्रेंच सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है। नाउ रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म, फ्रांस हैज द ट्रेडिशन ऑफ सेक्युलरिज्म। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो this has been directed against the Catholic Church. Secularism also meant that the Muslim community, which has not always learned to adapt to the values of the host state, felt that this freedom of religion was under attack. देखा जाए तो एक तरह से देखें तो इसमें बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी की बात बोलें तो दे हैव नॉट ऑलवेज लर्न टू अडैप्ट टू द वैल्यूज ऑफ द होस्ट स्टेट, ये भी एक है। और दूसरी तरफ क्या है, फ्रेंच हैज ऑलवेज लिव्ड फॉर सेक्युलरिज्म, सेक्युलर क्रीड। जबकि अगर आप इन कम्युनिटीज में देखें तो दे हैव नॉट बीन एबल टू अडैप्ट होस्ट कंट्री के जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उनके कल्चर और सिविलाइजेशन में और इन माइग्रेंट कम्युनिटी के कल्चर और सिविलाइजेशन में बहुत अंतर है। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, अगर आप उस कंट्री के कल्चर और क्रीड को अडाप्ट नहीं करते हैं तो बिल्कुल क्लैश होना है। और ये सबसे बड़ा क्लैश है जहां फ्रेंच सोसाइटी सेक्युलर क्रीड को लेकर चलती है, वहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे जो फ्रांस में है, दे आर डीपली रूटेड एम्बेडेड विद रिलीजन। सो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट है फ्रेंच सोसाइटी में। नाउ अगर देखें तो मेजर्स सच एज 2010 में wearing face scarf, face wheels in public sparked a heated debate and angered many Muslim। और उसमें सबसे बड़ा आग में घी डालने का काम किया 2010 में हिजाब बैन, पब्लिक प्लेसेस पे जब हिजाब बैन किया गया तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में गुस्से की लहर दौड़ गई, न सिर्फ फ्रांस में बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको ऐसे परसीव किया गया कि अब मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर पूरी तरीके से खुल के अटैक हो रहा है और इसके चलते जो डीप रूटेड सेंटिमेंट थे और रेडिकलाइजेशन का दौर था वो और भी बढ़ गया, क्योंकि ये हिजाब बैन फीमेल से रिलेटेड था और हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम फीमेल्स को अपने खानदान की, परिवार की मान मर्यादा और डिग्निटी से एसोसिएट करके देखते हैं। तो जब हिजाब बैन का ऑर्डर आया तो इसको लिया गया क्योंकि बहुत से सिक्योरिटी थ्रेट के बाद से सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको मना किया गया। गवर्नमेंट जब एक सेक्युलर गवर्नमेंट है तो उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है हिजाब बैन को लेके, बट इसको बिल्कुल अलग तरीके से परसीव किया गया इस कम्युनिटी में और हिजाब बैन के बाद से इस तरीके के मूवमेंट और तेजी से बढ़ने लगे। अगर आइडियली देखा जाए तो कोई भी गवर्नमेंट हो, दे आर सपोज टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द रिलीजियस आइडेंटिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी इन देयर सोसाइटी। ये बात मानने वाली है कि फ्रेंच गवर्नमेंट की भी अगर बात बोले तो इस बैन को लगाने के पहले दे वर सपोज टू बी वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिवली इस मैटर को हैंडल करने की जरूरत थी। इंडिया में देख लीजिए हिजाब बैन को लेके कितना बड़ा मुद्दा हुआ है। आगे चलते हैं। ये पूरा हिजाब इज आवर राइट एंड नो वन शैल स्नैच इट फ्रॉम अस, पूरे वर्ल्ड वाइड, कंट्री वाइड इस पे एजिटेशन होते हैं। उसके अलावा चार्ली हैब्डो कार्टून्स आर अनदर केस ऑफ पॉइंट। प्रॉफेट मोहम्मद इज वन ऑफ द रिलीजियस और सेंट्रल फिगर है इस्लाम में। और चार्ली हैब्डो में अगर देखा जाए, चार्ली हैब्डो इज अ मैगजीन जो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत ही वोकली एक्सप्रेस करता है। चार्ली हैब्डो मैगजीन में लगातार प्रॉफेट मोहम्मद को रिडिक्यूल्ड किया गया, लैम्पून किया गया, जो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपको पता है कि कोई कंसर्न पर्सन किसी रिलीजियस आइडेंटिटी का सेंट्रल फिगर है तो उसको इस तरीके से रिडिक्यूल आइडियली नहीं करना चाहिए, बट चार्ली हैब्डो ने लगातार इस तरीके के कार्टून बनाए जिसके चलते अटैक हुए चार्ली हैब्डो के ऑफिस में और बहुत से लोग मारे गए। लेकिन इसके बावजूद भी चार्ली हैब्डो ने अपने प्रैक्टिसेस को नहीं छोड़ा। आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से मोहम्मद इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, मोहम्मद इज बीइंग रिडिक्यूल्ड बाय चार्ली हैब्डो। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस लिटिल वेपन व्हिच हर्ट अस सो मच। ये पेन के बारे में, चार्ली हैब्डो पे अटैक हुए हैं, बहुत से लोग मारे गए हैं और ये आर्टिकल लिखा गया है। नाउ एक बार देखेंगे लगातार, और ये एक मेन कॉज बना फ्रेंच सोसाइटी में इस्लामिक अटैक का। इट एडेड फ्यूल टू द फायर। जब आप किसी भी रिलीजन के सेंट्रल फिगर को लगातार क्रिटिसाइज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कार्टून बनाएंगे, तो ऐसा ही होगा। अभी सैमुअल पैटी नाम के एक टीचर को भी मारा गया क्योंकि वो मोहम्मद का कार्टून बना रहे थे एक स्कूल में, एंड ही वाज किल्ड। Nationality, as defined French citizenship law, is awarded based on the birth on French soil rather than ethnic origin, facilitating the de facto multiculturalism of French society। एक और सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि अगर देखा जाए तो फ्रेंच सोसाइटी में नेशनैलिटी किस बात से डिफाइंड होती है। नेशनैलिटी आपके बर्थ प्लेस, किस मिट्टी पे आपका जन्म हुआ है, इस पे आइडेंटिफाई होते हैं, इस पे डिफाइन होता है, बजाय इसके कि आप कौन से एथनिक ओरिजिन से हैं, कौन से एथनिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अगर देखें तो फॉरेन ट्रेंड, हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप
फ्रेंच नेशनैलिटी आपको इस बात पे नहीं मिलती कि आप किस एथनिक ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि आप फ्रेंच की धरती, फ्रांस की धरती पे हैं या नहीं। एक और सबसे बड़ा मुद्दा यह हुआ कि फॉरेन ट्रेंड इमाम्स विल बी बैंड फ्रॉम प्रीचिंग इन फ्रांस एंड प्रैक्टिसिंग इमाम्स। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने डिसीजन लिया कुछ सालों पहले कि फॉरेन ट्रेंड इमाम जो हैं वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रीच नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों किया गया? रेडिकलाइजेशन के खतरे को देखते हुए। उसके अलावा जो इमाम्स थे उनको सर्टिफिकेट लेना था फ्रेंच गवर्नमेंट से, विच बिकेम अ कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, और इसने इस मामले को और भी तूल दिया। एक बार देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से मना कर दिया गया, फॉरेन ट्रेंड इमाम विल नॉट प्रीच इन फ्रांस। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप डाउट कर रहे हैं किसी भी क्लरिक के, किसी भी इमाम के क्रेडेंशियल्स को आपने और कैरेक्टर को आपने क्वेश्चन मार्क लगा लिया है। एंड हु इज इमाम? इमाम इज समवन जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिलीजन को। हमारे यहाँ पंडित की बात करें, हमारे यहाँ पुजारी की बात करें, और वैसे भी आप हमारे यहाँ अभी बहुत बड़ा मुद्दा देख रहे होंगे पठान मूवी कंट्रोवर्सी के बारे में। चलिए फिर से मुद्दे पे आते हैं। लॉ टू सेपरेट रिलीजन एंड गवर्नमेंट। अगर देखा जाए कि हमें फ्रांस सोसाइटी में लॉ टू सेपरेट रिलीजन एंड गवर्नमेंट फ्रॉम एजुकेशन, पब्लिक लाइफ एंड गवर्नमेंट। France had always been a nation where religion is away from the functioning of the government and was one of the first countries to embrace democracy, implemented principle of secularization as well as quash blasphemy। Blasphemy का मतलब क्या है? ब्लास्फेमी का मतलब यह है, पहली बात तो यह कि फ्रेंच सोसाइटी ने हमेशा गवर्नमेंट को और रिलीजन को सेपरेट करने की कोशिश की है। किससे? एजुकेशन से, पब्लिक लाइफ से, गवर्नमेंट से, और हमेशा सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को लेके चला है फ्रांस। अगर फ्रांस की हिस्ट्री को उठा के देखें तो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना की बात करें तो फ्रांस उन कुछ कंट्रीज में से है जहां सबसे पहले लोकतंत्र की नींव पड़ी। फ्रांस में अगर देखा जाए सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को प्रमोट किया जाता है और वहां पे ब्लास्फेमी जैसा कुछ भी नहीं है, यानी गवर्नमेंट और रिलीजन का बिल्कुल सेपरेशन है, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीवन। दूसरी चीज क्या है? ब्लास्फेमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्लास्फेमी का मतलब क्या है? ब्लास्फेमी का मतलब यह है कि आपने किसी भी रिलीजन के, किसी भी रिस्पेक्टेड फिगर के अगेंस्ट में आपने कुछ कहा है, कुछ किया है। फॉर एग्जांपल अभी पठान मूवी का कंट्रोवर्सी ले लीजिए, जहां पे भगवा कलर के बिकिनी ड्रेस को लेके बवाल मच रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, बट पाकिस्तान में और बहुत से अदर कंट्रीज में अगर देखा जाए तो ब्लास्फेमी लॉ है। जबकि ब्लास्फेमी का मतलब क्या है? अगर पाकिस्तान में आपने कुरान के खिलाफ में या किसी भी रिलीजियस फिगर के बारे में या शरिया लॉ के बारे में अगर आपने कुछ कहा है तो आपको हो सकता है कि पनिशमेंट मिले, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिले, हो सकता है आपकी मॉब लिंचिंग हो जाए। बट फ्रांस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका क्या इंपैक्ट है? इसका इंपैक्ट यह है कि जहां पर एक तरफ जो है गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट सेक्युलरिज्म को लेकर चलती है और रिलीजन को और गवर्नमेंट को बांट के देखती है, वहीं पे अगर मुस्लिम वर्ल्ड की बात बोले तो मुस्लिम वर्ल्ड डीपली एम्बेडेड है गवर्नमेंट फंक्शनिंग के साथ। अगर मुस्लिम वर्ल्ड की बात बोले, अभी आप तालिबान का केस देख लीजिए, ईरान का केस देख लीजिए, सऊदी अरेबिया का केस देख लीजिए, इन सारी जगह आप देखेंगे कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन, यानी विदाउट रिलीजन गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग एंड गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग विदाउट रिलीजन। जबकि फ्रांस में बिल्कुल अलग है, ब्लास्फेमी का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चार्ली हेब्डो जैसी मैगजीन अगर मोहम्मद साहब का, पैगंबर साहब का मजाक उड़ाए तो उसको आप कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, और यह सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट हुआ। इसका मतलब क्या है कि चार्ली हेब्डो केप्ट ऑन मेकिंग एंड लैम्पूनिंग एंड रिडिकुलिंग मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब का उन्होंने मजाक उड़ाते रहे, लेकिन ब्लास्फेमी लॉ नहीं होने के चलते फ्रांस ने चार्ली हेब्डो मैगजीन को पनिश नहीं किया। इनफैक्ट इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक्सटेंशन माना गया। टीम, लेट मी मेक इट क्लियर, फ्रांस में ब्लास्फेमी लॉ नहीं है। यहां पे चार्ली हेब्डो ने जब भी मोहम्मद साहब या इस्लाम से रिलेटेड कोई कैरिकेचर बनाया तो उसको कभी भी फ्रेंच गवर्नमेंट ने यह कह के नहीं रोका कि ये ब्लास्फेमी है, ये डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा माना गया। और इसको दूसरी तरीके से कैसे इंटरप्रेट किया? ये कंप्लीट असॉल्ट है इस्लाम के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, एंड इस्लाम खतरे में है और स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हमारे ऊपर हो रहे हैं। तो ये कुछ कारण हैं। आगे चलते हैं। अबॉलिश ब्लास्फेमी लॉ, ये आप देखेंगे आशिया बीवी से रिलेटेड, ये फ्रांस का नहीं है। वी विल नॉट टॉलरेट डिसरेस्पेक्ट फॉर आवर बिलीवेड प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। उसके अलावा बिहेडेड टीचर सैमुअल पेटी को अभी आपने देखा होगा, ही वाज अ टीचर, जहां जिसने एक मोहम्मद साहब का एक कार्टून बनाया जिसके चलते इनको जान से मार दिया गया। बिहेडेड टीचर गेट्स फ्रांस हाईएस्ट ऑनर, और सबसे पहली बात की ही मेड अ कार्टून ऑफ मोहम्मद साहब,
और इन कार्टून के बनाने के बाद से इनको जान से मार दिया गया, रेडिकल इस्लामिस्ट ने इनको सर काट दिया, लेकिन फ्रांस ने इनको हाईएस्ट ऑनर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यू आर प्रोवोकिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द माइनॉरिटी और द पीपल जो कि अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। नाउ फ्रांस डजंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट ब्लास्फेमी, और ये सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है। आगे चलते हैं, ब्लास्फेमी के बारे में बताया। फ्रांस इज अ कंट्री विद अ लार्ज पुअर अनइंटीग्रेटेड मुस्लिम पॉपुलेशन दैट फील्स दैट इट्स आइडेंटिटी एंड रिलीजन आर अंडर अटैक बाय द होस्ट स्टेट। एक तो यह है कि होस्ट स्टेट के पास कोई इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं है जहां पे इन अनएम्प्लॉयड यूथ को, अनएजुकेटेड यूथ को आप इंटीग्रेट कर सके मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। दूसरी तरफ यह है कि ये हो सकता है कि ये लोगों के परसीव्ड या रियल ग्रीवेंसेस, बट व्हाटएवर इट मे बी, यहाँ पे फ्रांस इज अ कंट्री विद अ लार्ज पुअर अनइंटीग्रेटेड मुस्लिम पॉपुलेशन दैट फील्स दैट आइडेंटिटी एंड रिलीजन आर अंडर अटैक बाय द होस्ट स्टेट। और अगर ऐसी फीलिंग लोगों के पास आ रही है कि होस्ट स्टेट ही आपके रिलीजन को, आपकी आइडेंटिटी को अटैक कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली उसके रेपरकशंस होंगे जो फ्रांस में देखने को मिल रहे हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, circumstances described above, both the domestic or external, provide a comprehensive explanation for the radicalization of youth by the Islamic terrorist। और उसके अलावा जो अटैक हो रहे हैं उसका सीधा सा मतलब ये है कि फ्रांस में पहली बात तो यह है, दे हैव अ फेल्ड पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेटिंग मुस्लिम यूथ इन इकोनॉमी, इन एजुकेशन, इन अदर फैक्टर, इन अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ। और ये सबसे बड़ा कारण है, ये पोटेंट, और ये सारे मिक्स हैं, ये सारे जो रीजंस हैं वो फ्रांस को एक सेंटर बना देते हैं, एक टारगेट बना रहे हैं किसी भी तरीके के रेडिकलाइजेशन के लिए और इस्लामिस्ट अटैक के लिए। सो दिस इज द टीम। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपसे विदा लेता हूं, कल से फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज का ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। जय हिंद।